Hi everyone, welcome to channel Gate Cracker. Hi everyone, my name is Manpreet and I am from हिमाचल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें हमने डायमंड का पता था, हमें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है डायमंड की और सबसे लोवेस्ट होती है फ्रेयॉन की 0.0083। तो जिसने हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पिछला लेक्चर देखें, तभी अब नेक्स्ट लेक्चर देखें। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ जो मेन न्यूमेरिकल है हीट कंडक्शन में। तो साथ साथ में हमारे साथ नोट बनाते रहे और खुद भी सॉल्व करें क्वेश्चन को, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे पेपर के लिए। तो आज फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्रिटिकल रेडियस ऑफ सिलेंडर बेसिकली होता क्या है? क्रिटिकल रेडियस वो रेडियस होता है जहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो मैक्सिमम हो जाता है एंड थर्मल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है। जिसमें जो हमारे पास के है वो है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, और हमारे पास जो एच नोट है वो हमारे पास आउटसाइड एयर हीट कन्वर्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, और जो हमारे पास एच आई है वो हमारे पास हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ये हमारे पास एक पाइप है जिसमें फ्लूइड है, और जो इंसुलेशन का ये इंसुलेशन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास के, और इंसुलेशन का रेडियस है हमारे पास आर। आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन का है हमारे पास आर, जो कि वेरिएबल है। ये हम खुद डिजाइन करते हैं इस आर को कि इस इंसुलेशन का कितना रेडियस रखे कि हमारे लिए जो ऑप्टिमम रहे। जो स्मॉल r1 है हमारे पास वो कांस्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं हीट ट्रांसफर रेट होता क्या है, फार्मूला Q इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर टी है। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, आर टी थर्मल रेजिस्टेंस। फॉर हीट फ्लो Q टू बी मैक्सिमम द आर टी एच शुड बी मिनिमम। अगर हम Q को मैक्सिमम करना है तो आर टी एच को मिनिमम करना ही होगा। तो आर टी एच को हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें आर टी एच को मिनिमम करने के लिए, अगर हम Q को मैक्सिमम करेंगे। अब हमें पता है कि स्मॉल आर क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा है आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो हम थर्मल रेजिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे स्मॉल आर से। अब हमने थर्मल रेजिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया स्मॉल आर से इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम थर्मल रेजिस्टेंस। ये हमने बोला था कि वो को मैक्सिमम करना तो थर्मल रेजिस्टेंस को मिनिमम होना पड़ेगा। तो मिनिमम के लिए हमने डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये है हमारे लिए फॉर मिनिमम थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। तो अब हम थर्मल रेजिस्टेंस इज बीइंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो आर टी एच को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/एच ए। ये होगा कन्वेक्शन के लिए, अब ये होगा कंडक्शन के लिए, और फिर सिलेंड्रिकल वाल। अब कन्वेक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1/एच ए। कंडक्शन के लिए होता है हमारे पास फॉर ए सिलेंड्रिकल वाल Ln/r/1/2πkl, और ये हमारे पास 1/h0 है हमारे पास हो गया है आउटर एयर के लिए। अब जो हमारे पास टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 1/h1 2πr1l। हमने ए की वैल्यू पुट की है 2πrl। अब एरिया 1 के लिए तो r1 लिया हमने, ये हमारे पास कांस्टेंट है। नेक्स्ट है Ln/r1 2πkl, वैसे h0 एरिया 2πrl, ये स्मॉल r के लिए जो इंसुलेशन के लिए था आउटर रेडियस के लिए। ये हमारे पास वेरिएबल टर्म है क्योंकि स्मॉल आर हमें पता है वेरिएबल रेडियस था इंसुलेशन का जो हमने खुद डिजाइन करना है, और ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमारे पास h1 भी गिवन रहेगा क्वेश्चन में और r1 भी गिवन रहेगा। r1 कांस्टेंट रहेगा। r1 हमारे पास पाइप का आउटर रेडियस है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नेक्स्ट। अब फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, जो अभी हमने थर्मल रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन निकाला था, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, एक चीज ध्यान दो, इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर दिस होल टर्म इज इंक्रीज। ये लिखा है ना, इफ द वैल्यू ऑफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर देन द वैल्यू ऑफ कंडक्टिव रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज।
सो नेक्स्ट क्या है, विच विल बी इंक्रीज द टोटल थर्मल रेजिस्टेंस बट द वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, डिक्रीज। अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे सेम वे, सो दिस टर्म विल बी डिक्रीज, then this term will be decrease means on increasing the value of r, on the increasing the value of r, this term जो this term है going to increase, and जो ये term है हमारे पास h1 upon h0 upon 2 pi rl यह घटेगा हमारे पास। तो कौन सा ऑप्टिमम होगा हमारे पास वो डिसाइड करना हमने। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में विच इज वेरिएबल एंड आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इस वैल्यू को हम स्मॉल आर से। हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफरेंट कांस्टेंट टर्म से जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया हमारे पास। 1.2 पाई के एल डिफ्रेंशिएट ऑफ आर एल एन आर बाई आर वन। अब इससे डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट है, प्लस 1 डी बाई डी आर अपॉन एच नोट 2 पाई आर एल, इसमें इससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होगा। और जैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको तो हमें ये वैल्यू मिली है। अब हमें पता है आर बाई आर वन आगे आ गया, और 1 अपॉन आर वन की आर बाई आर वन की होती है, आर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये तो 1 हो गया, तो 1 बाई आर वन। अब जो हमारे पास 2 पाई एच नोट एल ये हमारे पास कांस्टेंट है, और 1 अपॉन आर की डिफ्रेंशिएट होती है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएट आती होगी। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये हमारी वैल्यू किसके लिए निकली है, फॉर मैक्सिमम थर्मल रेजिस्टेंस के लिए। तो जो हमारे पास ये वैल्यू निकली थी, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमने इसे जीरो के इक्वल कर दिया है। ये माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगी ये वैल्यू, और जो वैल्यू कट रही है उसको काट के कट जाएगी, और आर की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी के बाई एच नोट, जहाँ पर हमारे पास आर है क्रिटिकल इंसुलेशन रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्रिटिकल, जो हमने फुल डिजाइन किया है। आर हमारे पास वेरिएबल रेडियस था इंसुलेशन का, के हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन है, और एच नोट हमारे पास कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ आउटर फ्लूइड है। एट आर सी इक्वल टू के बाई एच नोट, थर्मल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड क्यू इज मिनिमम। अब इसमें हमारे पास आर सी क्या है, आर सी हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रेडियस फॉर स्फीयर, आर इक्वल टू 2 के बाई एच नोट। अब के हमने बता दिया और एच नोट बता दिया क्या होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ग्राफ में। अब जी हमारे पास ग्राफ है, यह ग्राफ है जो बिटवीन है थर्मल रेजिस्टेंस और आरसी के। ये आर मिनिमम है, थर्मल रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास क्रिटिकल रेडियस है। ये क्यू मैक्सिमम है, और ये हमारे पास क्रिटिकल रेडियस है। ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम थर्मल रेजिस्टेंस के लिए, और ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम क्यू मैक्सिमम के लिए, हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम के लिए। अब सपोज क्वेश्चन में आता है, हमें पूछा जाता है डिजाइन कर रहे हैं हम, अगर हम कोई डिजाइन कर रहे हैं रेडियस को, अगर हमें इंसुलेशन रेडियस को 5 सेंटीमीटर और आपका जो क्रिटिकल रेडियस है इंसुलेशन का वो 20 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं के बाई एच नोट को, तो आप ध्यान देना क्वेश्चन में बोलेगा कि अगर हम 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज करते हैं तो आपका क्या होगा हीट ट्रांसफ़र रेट, जो हीट ट्रांसफ़र रेट पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप बताना इसके बारे में। अब जैसे हमारे पास कोई ग्राफ है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर इंसुलेशन रेडियस और 20 सेंटीमीटर क्रिटिकल रेडियस। अगर हम 5 सेंटीमीटर से जा रहे हैं 20 सेंटीमीटर तक, तो जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो इंक्रीज़ होगा। तो जैसे हम 20 सेंटीमीटर पर आएंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज़। इन सेम केस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है,
अगर हम 5 से 20 तक आएंगे तो जो हमारा क्रिटिकल रेडियस है वो डिक्रीज होगा, और इस केस में इन सेम वे 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जाना तो हमारा जो क्यू मैक्सिमम है वो मैक्सिमम होगा। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो गेट में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो साथ साथ में नोट बनाते रहे। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है सेट 2 में, तो ध्यान से करें। ए क्यूब एट हाई टेम्परेचर इज इमर्ज्ड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाथ। एक क्यूब है हमारे पास जिसका बहुत हाई टेम्परेचर है, उसको हमने एक बाथ में डुबा दिया है, उसका भी टेम्परेचर है खुद का जो कि कांस्टेंट है। इफ लॉस हीट फ्रॉम इट्स टॉप बॉटम एंड साइड सरफेस विद हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ H1 एंड H2 and H3 respectively, the average heat transfer coefficient for the cube is। तो क्या होगा, जो हमारे पास क्यूब है वो हीट लॉस करेगा, कहाँ से करेगा हीट लॉस? टॉप से, बॉटम और साइड सरफेस से। टॉप का जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो हमारे पास H1 है, बॉटम का जो हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है हमारे पास H2 है, और जो हमारे पास साइड सरफेस का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो हमारे पास H3 है। अब क्यूब है मीन्स जो ऑल साइड्स है वो इक्वल होगी, लेंथ ब्रेथ हाइट से वो इक्वल होगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं H1A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D ऑप्शन। हमें करेक्ट बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब है जिसका जो टॉप हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो H1 है, बॉटम का H2 है, और ऑल साइड का जैसे ये ऑल साइड से ये सरफेस जो इसके साथ वाला सरफेस है, ये पीछे वाला सरफेस है, उनका जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो हमारे पास H3, तो एक बॉटम वाला सरफेस उसका हमारे पास क्या है H3। लेट U बी द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द क्यूब। सपोज जो U है हमारे पास वो एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द क्यूब है। सो जो टोटल हीट लॉस होगा वो टोटली कन्वेक्शन की वजह से होगा, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है डाटा, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जो कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है, तो जो टॉप सरफेस से एरिया होगा वो क्या होगा हमारे पास A इंटू डेल्टा टी। अब कन्वेक्शन के लिए क्या होता है H इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, प्लस बॉटम के लिए क्या होगा H2A डेल्टा टी, प्लस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट रेट क्या होगा H3 फॉर ऑल साइड्स जो सरफेस है सब क्यूब का, ऑल साइड के लिए 4A डेल्टा टी। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गई 1। अब हमारे पास कोई डाटा गिवन नहीं था तो हमने क्या लिया है इस केस में, कन्वेक्शन केस लिया है। अब हमें पता है H1 टॉप सरफेस है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस सरफेस और सराउंडिंग है। एज दिस इज क्यूब सो ऑल द सरफेस एरिया आर सेम। तो ये क्यूब है तो ऑल द सरफेस सेम, तो सरफेस जो एरिया होगा, तो सरफेस एरिया को हमने A लिया है, सरफेस एरिया BA क्या इक्वल टू U6A डेल्टा टी। अब U हमें पता क्या है एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, और 6A मीन्स हमने ऑल साइड ली है क्यूब की, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेट करने के बाद अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे का सोल्यूशन। अब यहाँ पर डेल्टा टी और डेल्टा टी यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रह जाएगा H1 प्लस H2 प्लस 4H3 इक्वल टू 6U। यहाँ पर से U की वैल्यू निकल जाएगी H1 प्लस H2 प्लस 4H3 बाई 6। उसने बोला कि डेल्टा टी विल रिमेन सेम फॉर ऑल एज ऑल द सरफेस ऑफ द क्यूब विल रिमेन at the same temperature and the both also has constant temperature। जो डेल्टा टी है सबके लिए सेम होगा क्योंकि बोथ द कांस्टेंट टेम्परेचर है, जितने भी सरफेस है उनका जो टेम्परेचर है वो सभी का कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी सभी के लिए सेम होगा। तो A एंड डेल्टा टी को हमने पीछे कैंसिल कर दिया पिछली स्लाइड में, तो हमारे पास फाइनल आया है H1 प्लस H2 प्लस 4H3 इक्वल टू 6U। U की वैल्यू यहाँ पर निकल गई हमारे पास। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप इसको होप नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास
एक प्लेट है जिसमें 1D हीट फ्लो हो रही है और जिसका जो टेम्परेचर है वो है और थिकनेस है 20 mm एंड उसमें जो यूनिफॉर्म हीट जनरेशन हो रही है जो कि कितनी है 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब। लेफ्ट एंड राइट फेस का टेम्परेचर हमें दिया है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिया है 160 डिग्री एंड सेल्सियस एंड 120 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द प्लेट हैज़ ए कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ, हमें प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी दी है कितनी है 200 वाट पर मीटर केल्विन। तो हमें निकालना क्या था, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट फ्रॉम इट्स लेफ्ट फेस इज, एंड निकालना हमें द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट इज डिग्री सेल्सियस। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं चलिए। अब हमें पता है कि जो 1D वन डायरेक्शन हीट कंडक्शन है फॉर ए वॉल, उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, d2T/dx² प्लस Q जनरेशन बाय K इक्वल टू 1 बाई अल्फा dt बाय d बाय स्मॉल t। और t हमें पता है टेम्परेचर है, t हमें पता स्मॉल t टाइम है, Q जनरेशन हमें पता है हीट यूनिफॉर्म हीट जनरेशन है हमारे पास, K हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है, अल्फा हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी है। अब हमें पता है 1 बाई अल्फा dt बाई स्मॉल dt क्या होता है इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्टडी 1D हीट फ्लो है। अगर अनस्टडी होता तो ये 0 नहीं होता, बट ये स्टडी 1D वन डायरेक्शन हीट फ्लो है तो ये हमारे पास 0 होता है। अगर ये किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें हमने ये डेरिवेशन सॉल्व किया है जहाँ कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था हमने। तो होप प्रीवियस लेक्चर पढ़े तभी आपको ये समझ आएगी चीज़ें। अब इसे 0 पुट करने से क्या वैल्यू हमारे पास निकली है, d2T/dx² प्लस Q जनरेशन अपॉन K इक्वल टू 0। दिस इज ए 1D स्टडी हीट कंडक्शन इक्वेशन विद हीट जनरेशन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब Q जनरेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में 80 मेगावाट पर मीटर क्यूब। अब मेगा को हटाने के लिए 10⁻⁻⁶ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि मेगा की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻⁶। सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे का सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास एक प्लेट है और हमें ये सभी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। हमें टेम्परेचर गिवन है लेफ्ट साइड का 160 डिग्री सेल्सियस एंड राइट साइड का 120 डिग्री सेल्सियस। क्या जनरेशन में पता है, थिकनेस पता है हमें प्लेट की कितनी है 20 mm, हमने इसे मीटर में चेंज कर दिया 0.02 mm। ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है और यहाँ तक हमारे पास लेंथ कितनी होगी 20 mm, जिसे हमने मीटर में चेंज कर दिया 0.02 mm। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या बनी है, x इक्वल टू 0, जहाँ t कितना है 160 डिग्री और x इक्वल टू 0.02 mm, जहाँ हमारे पास टेम्परेचर कितना है 120 डिग्री सेल्सियस। अब जो हमने पिछले इक्वेशन निकाली थी 1D की, अब जो Q जनरेशन बाय K यहाँ पर इस साइड लेके तो माइनस में हो गया, तो अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x करने से इंटीग्रेशन से dt/dx निकला है इक्वल टू माइनस Q जनरेशन K। अब यहाँ x आ जाएगा प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा जो C1 है। अगेन हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस Q जनरेशन x से स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 1 + 1 कितना होता है 2k, आपको इंटीग्रेशन आती होगी, प्लस C1। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता लगा है तो मुझे कमेंट करें, मैं आप उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा अच्छे से और आपको ये सोल्यूशन पूरा बताऊंगा इंटीग्रेशन कैसे की है। प्लस C1 के साथ x आ जाएगा प्लस एक और कांस्टेंट आ जाएगा जो होगी C2। अब ध्यान दीजिए हमारे पास दो कांस्टेंट है C1 और C2, तो हमें बाउंड्री कंडीशन में दो लेनी पड़ेगी। अब पुट द बाउंड्री कंडीशन, पहले हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे t इक्वल टू कितना है, यहाँ इसमें पुट करेंगे t कितना 160 डिग्री सेल्सियस, Q जनरेशन x हमारे पास 0, ये वैल्यू पुट करने पर हमारे पास C2 की वैल्यू निकल जाएगी 160। अब हम दोबारा सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे वैल्यू, जहाँ हमारे पास x इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 160 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी, x हमारे पास 0.02 है और t है हमारे पास 120 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये दी गई है x इक्वल टू 0.02 और t इक्वल टू 120 डिग्री सेल्सियस। हमने सारी वैल्यू पुट की है x और t की, तो हमारे पास C1 की वैल्यू निकल जाएगी कितनी होगी
सॉरी 2000। अगर कोई मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू निकल गई है। अब जो हमने पीछे एक्सप्रेशन में टी की इक्वेशन निकाली थी, और उसमें हम C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे। जो ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली, इसमें हम C1 की वैल्यू निकाल ली हमने, जो कि 160 है, और C1 की है 2000 और C2 की है हमारे पास 160। हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया था फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, तो हमें जो टेम्परेचर है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो पिछली इक्वेशन थी उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। जो ये इक्वेशन थी, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से C2 रिमूव होगा क्योंकि कांस्टेंट था, C1 के साथ x था, x के साथ x की डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो C1 रह गया। तो C1 की हमें वैल्यू पता है 2000, x की पता है हमें, और x निकालना है हमने, सॉरी के ओरिजिनेशन की हमें पता है 80 × 10⁶, और हमें के क्वेश्चन में गिवन है 200। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 5 mm। जो ये कि x = 5 mm क्या निकला है, दिस इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। अब वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना होगा, और हमने वो t की टर्म में निकालना है। तो x = हमारे पास 5 है, t = to मैक्सिमम। अब हमने जो पिछली इक्वेशन मैंने आपको बताई थी उसमें सभी वैल्यू पुट करनी है। ये q जनरेशन की है, x की हमें पता है mm में थी तो हमने मीटर में चेंज कर लिया है इसको। ये C1 की वैल्यू है, C1 के साथ x था प्लस C2 वैल्यू, और हमारे पास k था नीचे, हमारे पास 2k था, k की वैल्यू हमें पता है 200। तो हमारे पास T मैक्सिमम निकल गया 160 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन में पूछा गया है। द मैक्सिमम टेम्परेचर विद इन द प्लेट इज डिग्री सेल्सियस कितना है, 165 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इसका होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेटल पीस ऑफ लेंथ। हमारे पास एक मेटल है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। इज द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब ये सेक्टर क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक पिज्जा होता है, पिज्जा को हम काटते हैं तो उसका जो शेप होता है उसको एक बाइट उठाते हैं, उसको काट के एक शेप को एक बाइट को उठाते हैं, वो होता है सेक्टर इन सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, जिसका हमने इंक्लूड एंगल दिया है 90 डिग्री। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल पीस वेरीज फ्रॉम, के की वैल्यू दी हमें 1, के की वैल्यू दी हमें k0 1 + α/t। k0 की वैल्यू हमें गिवन है 111.63 एंड अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में है। जो ये k है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ। द हीट रेट when the two end of the metal maintain temperature at 100 degree Celsius and 20 degree Celsius by the assuming the heat flow to take place in axial direction only। कौन सी डायरेक्शन में, ओनली एक्सियल डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारे पास सेक्टर ऑफ सर्कल है, तो ये हमने सेक्टर सर्कल में डिवाइड किया है। हमें 90 डिग्री हमें गिवन तक, और ये होता है क्वार्टर सर्कल जिसका रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमने उसे मीटर में चेंज कर दिया 0.1 मीटर। अब इस क्वार्टर सर्कल को हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ये इस शेप में दिखेगा, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस हमें सरफेस टेम्परेचर गिवन है, और 20 डिग्री सेल्सियस भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें थिकनेस गिवन है क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, जिसे हमने मीटर में चेंज किया 0.5 मीटर। ये यहाँ हमारे पास x = लेंथ 0 होगी, यहाँ पर x लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर होगी। हीट फ्लो होगी एक्चुअली, जो हमें क्वेश्चन में लास्ट लाइन में गिवन था कि जो हीट होगी वो एक्सियल डायरेक्शन में मूव करेगी। तो वी नो जो फॉरेस्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, -ka dt/dx। जो k वेरीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ, k कांस्टेंट नहीं है, और जो k की वैल्यू है हमें वो गिवन है क्वेश्चन में k0 1 + α/t। वो हमने इस डेरिवेशन में पुट की k की वैल्यू a dt/dx। अब जो dx है हमने ऊपर ले गए इसको, और dt को टर्म को एक साइड कर लिया हमने। अब हमें पता है एरिया क्या होता है, π/4 r²। अब एरिया हमें पता है क्या होता है, पाई r²
अपॉन 4 क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्वार्टर सर्कल हमारे पास फोर शेप होती है, मतलब 90 डिग्री और लगेगा, 180 हो जाएगी। एक और सर्कल, एक पूरा कंप्लीट सर्कल के लिए हमें 4 लगाना पड़ेगा, तो हमने 4 लिखा है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 हमने बता दी क्यों लिखा है, क्योंकि क्वार्टर सर्कल है तो हमने 4 लगाया है। तो हमारे पास सब बाउंड्री कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू 0, टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री, एक्स इक्वल टू 0.5, टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। एरिया हमने निकाल लिया, हमें आर गिवन है 0.1 और एरिया की वैल्यू निकल गई 0.007854 मीटर स्क्वायर। अब हम पिछली इक्वेशन होल इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे। हमें बाउंड्री कंडीशन गिवन है 0.05 से लेकर 100 से लेकर 20 तक। अब हमें जो टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में वो सेल्सियस में दिया है, तो हमने सेल्सियस में टेम्परेचर लिया है। अगर हमें केल्विन में दिया जाता तो हम केल्विन में लेते, बट हमें सेल्सियस में पूछा गया तो हम सेल्सियस में टेम्परेचर लिया 120। तो हम वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स की एक्स रहती है और ए 1 है तो कांस्टेंट है, टी से इंटीग्रेशन होते है टी, और ये स्मॉल टी है, ऊपर चलेगा 2, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 20 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 100 है। तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। के की वैल्यू हमें गिवन है 111.63, एरिया हमने निकाल रखा है। टेम्परेचर हमें पता है कितना है, हमने अपर लिमिट पुट की है, लोअर लिमिट पुट की है 20 माइनस 100, अल्फा में गिवन है। तो ये इस टी में हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की है, तो हमारे पास जो के वो आ जाएगा 139, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 140 वाट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ साथ साथ में नोट्स बनाते रहे और हमारे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और समझें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया 2004 में, सेट 1 में। एक कंपोजिट वाल इज मेड अप 2 लेयर्स ऑफ थिकनेस। कंपोजिट वाल है जो 2 लेयर से बना है, L1 एंड L2, हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी की K एंड 2K एंड इक्वल सरफेस एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है। द आउटर सरफेस ऑफ द कंपोजिट वाल कितना है, सरफेस का टेम्परेचर 100 एंड सेकंड का कितना है 200 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस ओनली बाय, किससे हो रही है ट्रांसफर जो हीट है, कंडक्शन की वजह से। द रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ टेम्परेचर एट द जंक्शन कितना है, एट जंक्शन कौन सा, क्या मीन्स जहाँ वो दोनों प्लेट कनेक्ट हो रही है, कितना है 150 डिग्री सेल्सियस। वट विल द रेशो निकालना, कि हमें थिकनेस निकालनी है L1 और रेशो L2 की। तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले आप खुद से बनाकर देखें इस क्वेश्चन को, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पहले खुद सॉल्व करें, बाकी मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, पहले आप खुद ट्राई करें। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, एक बार खुद ट्राई करके देखें जरूर आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट। अब ये हमारे पास एक वाल है जिसकी थिकनेस है L1 और दूसरी की L2। हीट फ्लो हो रही है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, 200 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है। आउटसाइड टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। 150 डिग्री सेल्सियस जंक्शन टेम्परेचर हमें गिवन था। और इस L1 के लिए हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है K, L2 के लिए हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है 2K। तो हम जानते हैं हीट ट्रांसफर रेट इक्वेशन कंडक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा T अपॉन RTH। और डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 200 से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस। अब ये कंडक्शन है, कोई कन्वेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पर कोई फ्लूइड की बात नहीं हो रही, कंडक्शन है। तो ये सॉलिड बॉडी एक तरह की वाल है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हमारे पास 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस। और थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है L अपॉन K, L कितना है हमारे पास L1 और K कितना है K, एरिया KA। और सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड कितना हमारे पास 150 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए L2 अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 2K A। अब 200 माइनस 50 150 कितना होगा 50, इसमें से माइनस करेंगे 50, L1 बाई K L2 बाई 2K। 50 से 50 कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, K से K कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया 1 बाई L1 इक्वल टू 2 बाई L2। अब रेशियो क्या हमारे पास बनी है L1 बाई L2 कितनी, क्या रेशियो बनी है 1:2। ये हमारे पास क्या है आंसर। सो होप
आपको आज सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और हमारे इस चैनल गेट क्रैकर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वैल्यूएबल कमेंट दें। और आप खुद भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जो मैंने आज न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं। एक बार खुद ट्राई करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक यू।